नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पेंशन के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे कि पेंशन किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, पेंशन कितने प्रकार की होती है और फैमिली पेंशन जो कि किसी एम्प्लॉय के डेथ के बाद उनकी फैमिली को मिलती है किस तरह से निर्धारित की जाती है, किस तरह से उसकी कैलकुलेशन की जाती है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहली बात, पेंशन किसे मिलेगी? पेंशन सभी परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है। इसके साथ ही एक कंडीशन और भी है, अगर कोई एम्प्लॉय जिसकी सर्विस 10 साल से ऊपर हो जाती है वो भी पेंशन के लिए एलिजिबल माना जाता है। तीसरी कंडीशन में क्या होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय वीआरएस यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है तो उसकी 20 साल की सर्विस अगर हो चुकी है तो वो भी पेंशन के लिए एलिजिबल माना जाता है। यहाँ पर एक बात और हम बता देते हैं आपको कि ये जो वीडियो है 31/12/2003 के पहले कोई एम्प्लॉय ज्वाइन किया है तो वो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन के लिए एलिजिबल माना जाएगा। और अगर आप 1 जनवरी 2004 के बाद ज्वाइन हुए हैं तो आपके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो कि एनपीएस के आधार पर पेंशन को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे उस पर आधारित होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही हम एनपीएस के लिए या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कोई भी स्कीम आपको बताएं तो वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा पता चल जाए। 7th पे कमीशन के बाद मिनिमम पेंशन 9,000 रुपए सरकार के द्वारा निर्धारित कर दी गई है, यानी कि 9,000 रुपए से कम किसी भी एम्प्लॉय को पेंशन के रूप में नहीं दिया जा सकता। ये जो रूल है 1 जनवरी 2016 से लागू कर दिया गया है। पेंशन किसी भी एम्प्लॉय की बेसिक पे का 50% निर्धारित किया जाता है। यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि उस एम्प्लॉय की पिछले 10 महीने की बेसिक पे का एवरेज कितना आएगा। जो भी एवरेज आएगा उस एवरेज को बेसिक पे का 50% के अमाउंट के साथ में कंपेयर किया जाएगा और जो भी अमाउंट ज्यादा होगा वही उस एम्प्लॉय की पेंशन बना दी जाएगी जब वो एम्प्लॉय रिटायर होगा। फिर उसके बाद एक चीज और आपको बताते हैं कि अगर उस रिटायर पर्सन की एज 80 साल से ऊपर हो जाती है तो इस कंडीशन में सरकार उसकी बेसिक पे जो कि लास्ट पे ड्रॉन है उसमें 20% बढ़ा दिया जाता है, यानी कि बेसिक पे का 20% बढ़ा दिया जाता है और फिर उसके बाद उसकी पेंशन दोबारा से रिकैलकुलेट की जाती है। 80 साल की एज से लेकर 85 साल की एज तक ये रहता है। उसके बाद 85 से 90 साल की एज तक के रिटायर पर्सन को बेसिक पे का 30% दिया जाता है। ऐसे ही 90 से 95 साल तक की एज के लिए 40% ऑफ बेसिक पे, 95 से 100 साल की एज तक के जितने भी रिटायर पर्सन हैं उनके लिए बेसिक पे का 50% बढ़ाया जाता है और 100 साल से ऊपर की एज के जितने भी रिटायर पर्सन हैं उनको उनकी बेसिक पे का 100% ही बढ़ा दिया जाता है और उसके बाद उनकी पेंशन दोबारा से कैलकुलेट की जाती है। जैसे कि मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की 30,000 रुपए बेसिक पे थी जब वो रिटायर हुआ था और अब उस एम्प्लॉय की एज 80 साल की हो चुकी है तो उसके बाद उसकी बेसिक पे को 20% से बढ़ा दिया गया, यानी कि 6,000 रुपये बढ़ा दिया गया और टोटल बेसिक पे उसकी अब 36,000 रुपये हो गई है। जिसके बाद उसकी अगर पेंशन हम कैलकुलेट करेंगे तो उसकी बेसिक पे का 50% अमाउंट उसको पेंशन के रूप में 80 साल की एज के बाद दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि पेंशन कितने टाइप्स की हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं सुपरएनुएशन पेंशन की। सुपरएनुएशन पेंशन में जब एक एम्प्लॉय गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की गई एज को प्राप्त करता है उसके बाद उसको ऑटोमेटिकली रिटायर कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अब ये जो एज है वो 60 साल की एज है और स्टेट गवर्नमेंट में ये जो एज है वो कम हो सकती है। अलग अलग स्टेटों पर डिपेंड करता है कि वो अपने एम्प्लॉय को कब रिटायर करते हैं। इस कंडीशन में 50% ऑफ बेसिक पे या फिर पिछले 10 महीने की बेसिक पे का एवरेज निकाल दिया जाता है और उस अमाउंट को कंपेयर करके जो भी अमाउंट ज्यादा होता है वही उस एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में दिया जाता है। अब दूसरा टाइप है रिटायरिंग पेंशन का। इसमें जो भी एम्प्लॉय वीआरएस लेते हैं या प्री मेच्योर रिटायरमेंट होती हैं उसको इंक्लूड किया जाता है, जिसमें कि 20 साल की सर्विस के बाद कोई भी एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उस हिसाब से उसकी पेंशन को कैलकुलेट किया जाता है।
थर्ड टाइप है इनवैलिड पेंशन का, जिसमें कि किसी एम्प्लॉय को बीमारी के कारण रिटायर कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तब उस कंडीशन में ये देखा जाता है कि उस एम्प्लॉय की 10 साल की सर्विस अगर कंप्लीट हो रही है तो उसको पेंशन दी जाएगी। और अगर किसी एम्प्लॉय के ऊपर कोई गंभीर आरोप लगे हुए हैं जिसके कारण पेंशन को रोका जाएगा, उस स्थिति में 15 दिन का नोटिस डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाएगा। और अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है और उनकी फैमिली को फैमिली पेंशन दी जाती है तो इस कंडीशन में फैमिली पेंशन को नहीं रोका जा सकता। फैमिली पेंशन एक बार स्टार्ट हो जाती है तो उसको रोका नहीं जा सकता किसी भी कंडीशन में। और कोई भी एम्प्लॉय जब रिटायर होता है तो उसकी रिटायरमेंट के लिए 8 महीने पहले ही उसकी रिटायरमेंट की प्रोसेस स्टार्ट कर दी जाती है। ये प्रोसेस पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर एक्ट के द्वारा की जाती है। इसके बाद बात करते हैं कंपनसेशन पेंशन की, जिसमें एक परमानेंट पोस्ट को गवर्नमेंट के द्वारा खत्म कर दिया जाता है। उसके बराबर की कोई भी पोस्ट गवर्नमेंट के पास नहीं होती है, तब गवर्नमेंट उस एम्प्लॉय को रिटायर करती है और रिटायरमेंट बेनिफिट उसको अलग से देती है। इस कंडीशन में भी पेंशन उसके लिए एलिजिबल मानी जाएगी। अब बात करते हैं कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन की। तो अगर किसी एम्प्लॉय को पेनल्टी के चलते गवर्नमेंट के द्वारा रिटायर किया जाता है तो उसी को कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन के रूप में पेंशन दी जाती है। इसके बाद बात करते हैं डिसेबिलिटी पेंशन की। जब कोई एम्प्लॉय किसी कारण से डिसेबल हो जाता है गवर्नमेंट सर्विस में रहते हुए, तो उस एम्प्लॉय को गवर्नमेंट डिसेबिलिटी पेंशन देती है और उसके साथ साथ एक लमसम अमाउंट भी पे करती है, जो कि मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा ये बताया जाता है कि उस एम्प्लॉय को कितना डिसेबल माना गया है। अगर कोई एम्प्लॉय 100% डिसेबल हो जाता है तो उसको 50% ऑफ बेसिक पे या फिर 10 महीने की एवरेज जो बेसिक पे बनती है, उन दोनों में से जो भी ज़्यादा होता है उसको उसके अनुसार ही पेंशन दे दी जाती है। दूसरी कंडीशन में अगर कोई एम्प्लॉय 100% से कम डिसेबल हुआ है तो उस कंडीशन में डिसेबिलिटी की जो भी रेशो है उसके अनुसार पेंशन को कैलकुलेट किया जाता है। इसमें पेंशन 18,000 रुपए से कम नहीं हो सकती और ये डिसेबिलिटी टेबल के अनुसार पेंशन को कैलकुलेट करके दी जाती है। इसमें डिसेबिलिटी कैटेगरी बनाई गई है जो कि बी से ई तक की बनाई गई है। यहाँ पर एक बात और हम आपको बताना भूल गए हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय 100% डिसेबल हो जाता है तो उसको एक अटेंडेंट दिया जाता है और उस अटेंडेंट को एक अलाउंस दिया जाता है जिसको कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस बोलते हैं। और इस अलाउंस को ऑफिशियल मेमोरेंडम 2017 के बाद 6,750 रुपए का रखा गया है। और इसके साथ साथ डीए जैसे ही 50% से ज्यादा हो जाता है तो इस अलाउंस को 25% से बढ़ा दिया जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन की बात करें तो ये डिसेबिलिटी पेंशन से बिल्कुल अलग है। इसमें एम्प्लॉय को किसी बीमारी के चलते या फिर डेथ के चलते सीसीएस रूल 1923 के तहत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन दी जाएगी। इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे कैटेगरी ए जिसमें कि नेचर डेथ को इंक्लूड किया गया है। जैसे कि किसी एम्प्लॉय की डेथ अगर हार्ट अटैक से हो जाती है तो उसको इस कैटेगरी में रखा जाता है, ए कैटेगरी में, और उसको फैमिली पेंशन दी जाती है। कैटेगरी बी में उन एम्प्लॉय को रखा जाता है जो किसी पर्टिकुलर एरिया में काम करते हैं और वहां पर कोई बीमारी फैल जाती है या फिर किसी कारणवश उस एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, तब इस कंडीशन में बी कंडीशन में उसको 18,000 रुपए से कम की पेंशन नहीं दी जा सकती और ये बेसिक पे का 60% हो सकता है। इनमें से जो भी अमाउंट ज्यादा होगा वही उसकी पेंशन बन जाएगी। इसमें जो कंडीशन ली जाती है जैसे कि अनफेवरेबल एनवायरनमेंट, उसकी वजह से किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, तब कैटेगरी बी में रखकर उस एम्प्लॉय को 18,000 रुपए की पेंशन कम से कम या फिर उसकी जो बेसिक पे है उसका 60%, जो भी ज्यादा होता है वही अमाउंट उसको दे दिया जाता है पेंशन के रूप में। थर्ड कैटेगरी में अगर किसी एम्प्लॉय की एक्सीडेंट के कारण डेथ हो जाती है तो उसको इंक्लूड थर्ड कैटेगरी में किया जाता है। इसमें भी 18,000 रुपए पेंशन या फिर बेसिक पे का 60%, जो भी ज्यादा होता है वही उसकी पेंशन बना दी जाती है। कैटेगरी डी के अनुसार अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ दंगों के कारण होती है तो उसकी बेसिक पे के बराबर ही उस एम्प्लॉय की फैमिली को पेंशन दी जाएगी। यहाँ पर एक और कैटेगरी आती है जो कि है ई कैटेगरी। इसमें क्या होता है, इंटरनेशनल बॉर्डर पर अगर किसी युद्ध के दौरान या फिर किसी छोटी मोटी घटना के दौरान किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, तब इस कैटेगरी में उसको रखा जाता है और उसको भी पेंशन बेसिक पे के बराबर दी जाती है और ये पेंशन उसकी फैमिली को पे की जाती है जो भी उसके डिपेंडेंट होते हैं। सबसे पहले स्पाउस का केस आता है, फिर उसके बाद उसके डिपेंडेंट सन या फिर डॉटर, फिर उसके बाद उस एम्प्लॉय के पेरेंट्स भी आते हैं। इसके लिए अलग अलग कंडीशन सरकार के द्वारा बताई गई है। अब बात करते हैं फैमिली पेंशन की।
तो फैमिली पेंशन किसी भी एम्प्लॉय की डेथ के बाद उसकी फैमिली को दी जाने वाली पेंशन को ही फैमिली पेंशन कहा जाता है। फैमिली पेंशन दो तरह के रेट से दी जाती है, एक नॉर्मल रेट पर और दूसरी हायर रेट पर। नॉर्मल रेट में जो पेंशन दी जाएगी वो उस एम्प्लॉय की लास्ट पे ड्रॉन का 30% अमाउंट होगा। जैसे कि किसी कर्मचारी की लास्ट बेसिक पे 50,000 है तो उसका 30% यानी कि 15,000 रुपये उसकी फैमिली पेंशन बना दी जाएगी। लेकिन अगर वो एम्प्लॉय हायर रेट के लिए एलिजिबल है तो उसको 50% ऑफ बेसिक पे का जो भी अमाउंट आता है वही उसकी फैमिली पेंशन बन जाएगी। और ये हायर रेट किस एम्प्लॉय को मिलेगा वो हम आपको बताते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय की 7 साल की रेगुलर सर्विस है तो उसकी फैमिली हायर रेट पर फैमिली पेंशन पाने की हकदार होगी। दूसरी कंडीशन यहाँ पर है कि किसी एम्प्लॉय की रिटायरमेंट के बाद डेथ होना। और तीसरी कंडीशन ये है कि किसी भी एम्प्लॉय की कम से कम 7 साल की रेगुलर सर्विस होनी जरूरी है, तभी उस एम्प्लॉय की डेथ के बाद उसकी फैमिली को हायर रेट पर फैमिली पेंशन दी जाएगी। अब ये फैमिली पेंशन 50% ऑफ बेसिक पे का हो सकती है, उसके साथ ही मैक्सिमम 1,25,000 रुपए तक फैमिली पेंशन दी जा सकती है। और मिनिमम आपको पता ही है, किसी भी एम्प्लॉय को या किसी भी एम्प्लॉय की फैमिली को 9,000 रुपए से कम पेंशन नहीं दी जा सकती। इसमें भी दो कंडीशन और आती हैं। पहली कंडीशन होती है डेथ इन सर्विस। अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ सर्विस के दौरान हो जाती है तो उस कंडीशन में उसकी फैमिली को नेक्स्ट 10 साल तक हायर रेट पर फैमिली पेंशन दी जाती है और फिर 10 साल के बाद नॉर्मल रेट पर ही उनको फैमिली पेंशन दी जाती है। जैसे मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की बेसिक पे 50,000 रुपये है तो उसको इस केस में 50,000 रुपये का 50% अमाउंट जो कि 25,000 रुपये होता है वो उस एम्प्लॉय की फैमिली को दे दिया जाता है पेंशन के रूप में। यहाँ पर एक चीज और देखी जाती है कि नॉर्मल रेट जितना भी बनता है यानी कि 50,000 का 30% 15,000 रुपये होता है, उस 15,000 का दोगुना कर दिया जाता है यानी कि 30,000 रुपये। यहाँ पर इन दोनों अमाउंट को यानी 25,000 रुपये को और 30,000 रुपये को कंपेयर किया जाता है और जो भी अमाउंट कम होता है फैमिली पेंशन में हायर रेट के हिसाब से एम्प्लॉय की फैमिली को पे किया जाता है और ये अमाउंट अगले 10 साल तक पे किया जाएगा। उसके बाद नॉर्मल रेट पर फैमिली पेंशन को निर्धारित कर दिया जाएगा। इसके बाद सेकंड कंडीशन आती है रिटायरमेंट के बाद डेथ होना। अगर किसी एम्प्लॉय की रिटायरमेंट के बाद डेथ हो जाती है तो उसको अगले 7 साल तक या फिर एम्प्लॉय की एज 67 होने तक हाई रेट पर फैमिली पेंशन दी जाती है। उसके बाद फैमिली पेंशन को नॉर्मल रेट पर निर्धारित कर दिया जाता है। इसके साथ डियरनेस अलाउंस भी दिया जाता है जो कि आपको पता ही है। यहाँ पर एक कंडीशन और भी आती है कि अगर पति पत्नी दोनों ही सरकारी एम्प्लॉय होते हैं और उनमें से किसी एक की डेथ हो जाती है तो दूसरे को फैमिली पेंशन जरूर मिलेगी। उसके साथ ही अगर दोनों की ही डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में डिपेंडेंट को मैक्सिमम 45,000 रुपए तक की पेंशन दी जा सकती है। अगर आपको फैमिली पेंशन की कंप्लीट डिटेल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसके लिए भी एक वीडियो अलग से बनाएंगे और आपको फैमिली पेंशन के अंदर जो फैमिली डिफाइंड की हुई है उसके बारे में आपको बताएंगे। ये जो कंप्लीट सीरीज चल रही है रिटायरमेंट बेनिफिट के ऊपर चल रही है और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छे से समझ आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उसके साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए। और हाँ दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, कोरोना से बचें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।